हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल की क्विक रिवीजन के कला एवं संस्कृति का टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए, मजा आएगा। कला एवं संस्कृति। बिहार तो कला एवं संस्कृति के लिए तो जाना ही जाता है। और उसमें देखेंगे किस 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 कला एवं संस्कृति के लिए बिहार विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये तो बौद्धिक विरासत रही है बिहार की। कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव, लोगों के रहन सहन, विविधताओं से भरा अपना बिहार है। कलात्मक दृष्टि से देखो तो बिहार बहुआयामी और समृद्ध रहा है और है। बिहार की कला के इतिहास में देखें तो स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला अद्भुत सम्मिश्रण है तीनों का। आधुनिक कला में यह परंपरा जो संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हो रही है। बिहार में कला के रूप में देखें तो स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, संगीत के बारे में पढ़ेंगे, नृत्य एवं लोक नाट्य, पर्व त्योहार और मेले के बारे में पढ़ेंगे। स्थापत्य कला में देखें तो मौर्य काल में बिहार की कला परंपरा अस्थायी परम बिहार में कला परंपरा का स्थायी प्रमाण देखें तो मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए किस काल से, तो मौर्य काल में। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप है। पटना के कुंभहरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रासाद के अवशेष कहाँ से मिले, तो पटना के कुंभहरार से। ठीक, यहाँ से एक विशाल कक्ष के अवशेष भी मिला है जिसमें जिसमें हस्सी स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकात्मक पत्थर के बने होते हैं। एकात्मक पत्थर ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक, और इसे हटाया नहीं, मतलब जोड़ा नहीं गया, बस इसी को काट छांट कर, जैसे इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, ऐसे काट दिया, वैसे काट दिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ऐसे काट दिया। तो ये इस एक, एकात्मक पत्थर इसे ही कहेंगे, जो एक ही पत्थर को अलग से जोड़ा नहीं था, बस एक ही पत्थर है, उसी को काट छाट कर बनाया गया। समुद्र महल पत्थर के स्तंभ लकड़ी से निर्मित था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकात्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। तो धर्म प्रचार करने के लिए किस मगध के शासक ने, मौर्य शासक ने एकात्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। यहाँ क्वेश्चन बनते, अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर ना पता रहे तो गलत होने का चांस बनता है। बिहार में स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पश्चिम चंपारण में। लौरिया अरेराज देखे स्तंभ तो पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा देखे तो पूर्वी चंपारण में। बसाठ, वैशाली, ये एकात्मक स्तंभ के चुनार के धूसर बालू पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये ध्यान रखा। और इसका आप लोग ज्यादा डिटेल आप रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे। तो क्विक रिवीजन ऐसे ही करवाया जाता है, और ऐसे ही करवा दें। आप कहीं भी अगर देखे होंगे किसी का भी वीडियो, तो ऐसे ही करवाया जाता है क्विक रिवीजन। बस आप पढ़े, और यहाँ जो नहीं लिखा है, जो भूल गए हो, आप कॉपी निकालिए और रिवीजन करिए, फिर देखिए। ठीक, तो रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन इसे कहते हैं। बस एंड टाइम पर क्लिक कर जाना चाहिए, बस एक शब्द आए और
बैकग्राउंड में उसका ज़्यादा कहानी चलने लगे। आजीवक संप्रदाय का आजीवक संप्रदाय के अनुयायी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक और उसके पोता दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी जो जहानाबाद में गुफाओं का निर्माण करवाया था और उसे आजीवक अनुयायियों को दान में दे दिया था। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीले पॉलिशदार पॉलिश का उपयोग इसकी प्रमुख विषय। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक एवं दशरथ ने। और किस संप्रदाय को दिया था दान में? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो यक्ष की 2 मूर्तियां बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई? तो पटना से। और ये हल्के भूरे रंग के बालू पत्थर से निर्मित है। पटना के लोहानीपुर से पुरुष के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो पुरुष के नग्न रूप की मूर्तियां बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है और कहाँ से? बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई? और तो पटना जिले से, और वो लोहानीपुर से प्राप्त हुई है। इसे याद रखिए। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इनका निर्माण जैन शैली में कार्योत्सर्ग कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है, इसका निर्माण जैन की किस शैली में हुई है? तो कायो कायोत्सर्ग मुद्रा वाली शैली में हुई है। ठीक। हम्म, पटना सिटी के दीदागंज से एक एक स्त्री की मूर्ति मिली है। तो बिहार के पटना सिटी से एक स्त्री की मूर्ति मिली, वो पटना सिटी के कहाँ से मिली है? तो दीदागंज से मिली है, जिसे यक्ष और स्त्री रत्न का नाम दिया गया। और भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी है। यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। पाल काल पाल काल के दौरान स्थापित मूर्तिकला पाल काल पाल काल के दौरान स्थापित मूर्तिकला की कला रूप के अवशेष मिले हैं, जो पाल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उदंतपुरी ने पाल पाल शासक गोपाल ने बनवाया था, और विक्रमशिला देखें तो धर्मपाल ने बनवाया था। ये स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण भी हुई है, और इनका निर्माण ईंटों से हुआ है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषता है। गया में निर्मित विष्णु मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। तो यह पूछा जा सकता है कि गया के निर्मित विष्णु मंदिर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? पाल गुप्त शासक, ऐसे करके दिया जा सकता है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक। पाल काल में मूर्ति काल में पत्थर कांसे पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर और कांसे दोनों का प्रयोग हुआ था। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार देखें तो धीमन और विठपाल थे। तो ये पूछा जा सकता है कि पाल काल में कांसे की मूर्ति का प्रमुख रचनाकार कौन थे? तो धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। और ये किसके समकालीन थे? तो धर्मपाल और देवपाल के। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे से ढली ढली थी, और इसके अनेक नमूने नालंदा के एवं गया से प्राप्त हुए, और गया से कुकरीहार से। पाल पाल काल पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ी से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों में बौद्ध एवं हिंदू धर्म की विशेष प्रभाव था। मध्यकालीन स्थापत्य कला में देखें तो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ में स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में तुगलक शैली
में किया गया था। अफगानी शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना देखे तो शेरशाह का मकबरा जो बिहार के सासाराम में स्थित है और इसकी स्थापना 1545 ईस्वी में की गई थी। और झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है। तो अष्ट किस आकार में बना है? तो अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक बृहद बृहद गुंबद गुंबद नुमा है। इसके अतिरिक्त देखें तो सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा था ही, प्लस में हसन खां एवं इस्लाम खां का भी मकबरा है। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण देखें तो 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। इसे जहांगीर के शासनकाल में प्रांतपति इब्राहिम खां कावर ने बनवाया था। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये किस शैली में बनाया, तो मुगल शैली में, और किसने बनवाया था और किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में बना था, और किसने बनवाया था, तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। और इसका निर्माण देखें तो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। सुंदर जालियां, ऊंचा ऊंचा चबूतरा, भव्य गुंबद इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र थे। यूरोपीय स्थापत्य कला देखिए तो गोथिक शैली में पटना का समाहरणालय है, पटना कॉलेज भवन है, बांकीपुर चर्च है, पटना सिटी है, पादरी हवेली, इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव है। गोथिक शैली से बना तो है ही, प्लस में इसमें किस शैली का प्रभाव है, तो हॉलैंड शैली का प्रभाव है। नवीन यूरोपीय शैली में देखें तो नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राज भवन हुआ, पटना सचिवालय हुआ, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया। तो ये पूछा जा सकता है ऐसे करके कि पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय किस शैली में बना हुआ है? नवीन यूरोपीय शैली, गोथिक शैली, हॉलैंड शैली, मुगल शैली। चार ऑप्शन देगा और इनमें से कौन से सही है? तो ऐसे करके यहाँ अगर मिलान करने के लिए भी दे तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे होकर के बनता है क्वेश्चन। यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना उसी को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आप उससे दिमाग लगा, हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बन सकता है जो जैसे बताया जा रहा है। तो आप इसकी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप रेगुलर क्लास पढ़े, वहाँ चाहे कॉपी उठाइए और रिवीजन करिए, धासु रिवीजन, ठीक। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ऐसे रिवीजन करिए। गोलघर देखे तो यूरोपीय निर्माण कला की गुंबद कला का एक प्रमुख नमूना है। तो गोलघर भी यूरोपीय शैली में बना है। हिंदू इस्लामी शैली, हिंद और इस्लामी संयुक्त रूप की शैली देखे तो पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया हिंद और इस्लामी शैली के रूप में। पटना चित्रकला के बारे में देखिए अब, तो पटना कलम देखे तो 18वीं शताब्दी में पटना मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन चित्र शैली का विकास हुआ। मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली से मिश्रित नवीन चित्रकला शैली का विकास हुआ, हुआ है पटना कलम। पटना पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषता देखें तो ये एक लघु चित्रों का निर्माण था। इनका निर्माण कागज, हाथी दांत पर किया जाता था। कागज पृष्ठ पे हाथी दांत बनाए, पिक्चर उतना अच्छा बना नहीं। अब दूसरे रोज पे पिक्चर लेके आएंगे स्लाइड। अगर यहाँ दे दे कि पटना कलम की विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था, निर्माण कागज, इसका निर्माण कागजों पर हाथी दांत पर किया जाता था। तो बड़े इनमें से तीनों सही है, तो तीनों सही है। मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग, मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला को प्रचलित किया गया। इसके प्रमुख रूप में भित्ति चित्र है, अड़ीपन चित्र है, प्राकृतिक रंगों पर, इसमें इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, न कि कृत्रिम रंगों का। धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार के प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला देखिए तो बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है, जिसमें लोक गाथा के चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक और एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया जाता है। यह कला
देखें तो बिहुला बिसहरी लोक गाथा पर आधारित है। तो कौन सी चित्रकला है जो बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है? तो मंजूषा चित्रकला। थंका चित्रकला देखिए तो गौतम बुद्ध के जीवन उनकी शिक्षाओं से चित्रित चित्रकला को थंका कला चित्रकला कहा जाता है। तो कौन सी चित्रकला बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को प्रदर्शित करता है? तो थंका चित्रकला। ठीक, थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ देखिए जिसे लपेटा जा सके। तो अगर ऐसे नॉर्मली अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोला जाए कि थंका का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो तिब्बती भाषा है, तो इसका अर्थ है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला देखो तो भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। जादू पटिया चित्रकला देखे तो ये संथाल जनजाति के रीति रिवाजों धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्र शैली है। तो संथाल जनजाति की चित्रकला देखे कौन मतलब संथाल जाति से रिलेटेड चित्रकला कौन सी है? तो जादो पटिया चित्रकला। जनजातियों द्वारा कपड़े और कागज पर जादो पटिया चित्रकारी की जाती थी। अब संगीत कला देखें तो बिहार में उत्सवों त्योहारों शुभ अवसरों पर स्थानीय गीत संगीत का प्रचलन रहा है। चैत देखें तो चैत माह में गाए जाने वाला लोकगीत, लगभग हर माह का अपना अपना सॉन्ग गीत होता है बिहार में, ऐसा ही। जैसे यहाँ दिखाया गया, यहाँ बताया गया कि चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत, जोगीरा सरर फागुन माह में होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, कजरी ये सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाए जाने वाला भोलेनाथ नचारी गाना। बारह मासा देखे तो इसमें इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है। जान जान सारी देखे तो ये महिलाओं द्वारा, ये जत्ता जत्ता बहुत लोग नहीं जानते होंगे, क्या कहते हैं दाल सब या पीसा जाता था, जत्ता ऐसे होते, उसे जत्ता बोलते थे। यहाँ जत्ता मतलब आम भाषा में ये जनता सारी, यहाँ महिलाओं द्वारा चक्की चक्की होती थी वो। तो चक्की से जब और जाता का उपयोग करते समय जब वो आटा थी गेहूं या कुछ धान महिला पीसती थी तो उस टाइम मतलब अपने आप वो उन लोगों से मुंह से गिद्ध निकलती थी, मतलब गिद्ध निकलती थी और मनोरंजन के साथ वो अपना काम करती थी, ये था। नचाई देवी तो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता था। यह प्रख्यात कवि विद्यापति के गीतों का संकलन है। सोहर देखिए तो शिशु के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता था। लगनी शुभ मंगली विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला शुभ गीत। बटोहिया देखे, बटोहिया यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगी देखे तो देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक था। पूर्वी गाना देखे तो बहिरनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। पूर्वी गाना विरह, जैसे किसी महिला का किसी महिला का हस्बैंड है तो वो शहर में कमा रहा है, तो वो विरह विरह व्याकुल है, बहुत दिन से नहीं मिला है, तो वो विरह में वो अपनी दयनीय स्थिति का गीत के माध्यम से वर्णन करती थी। ये है ये लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। देखिए बिहार में तो जोगाड़ी नृत्य होली के अवसर पर गांव के टोली द्वारा गीत नृत्य किया जाता था। जोगीरा जोगीरा नृत्य है। जोगीरा सररेरा वाला गाना सुने होंगे जो बिहार के होंगे। लौंडा नाच है, लौंडा नृत्य है ये, जहाँ पुरुष ही महिलाओं का भेष धरकर डांस करते हैं, उसे लौंडा डांस कहते हैं, या आम भाषा में लौंडा नृत्य लिखा हुआ है यहाँ। पुरुषों द्वारा स्त्री के रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। करिया झूमर नृत्य तो मिथिला के क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। झिझिया नृत्य देखिए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है ऊपर और डांस और बिना पकड़े हुए डांस करती है और गिरती भी नहीं है। उसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। सामा चकेवा कार्तिक मास में लड़कियों और महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई से संबंधित नाट्य है। इसमें से कोई भी स्टेट में कोई भी दे मिलान करने के लिए जोगिया नृत्य, लौंडा नृत्य,
करिया झूमर नृत्य, 4 दे दे झूमर और इधर दे दे, इसका अर्थ दे दे। तो अगर मिलान करने के लिए दे दे, तो यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन अगर बनाना चाहे एग्जाम्पल तो बना सकता है। डोम कच नृत्य देखे तो ये विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता यह हास्य परिहास से संबंधित नाट्य होता है। डोम कच याद रहे। जट जटिन देखिए ये नाट्य जट जटिन वैवाहिक जीवन का वैवाहिक जीवन के प्रदर्शन को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन कैसे मतलब कैसे चलता है, कैसे झगड़ा लड़ाई होता है, कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, कब झगड़ते हैं, कब तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं, ये सब जाट जटिन के माध्यम से दिखाया जाता है। विदेशिया नाच देखे तो ये पुरुषों तथा पुरुष द्वारा महिलाओं का रूप धारण कर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का ही रूप है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति है। पर्व त्योहार देखे तो बसंत पंचमी में बिहार में सरस्वती पूजा अधिक लोकप्रिय है। ये छात्रों के द्वारा किया जाता है। जो बिहार के माघ महीना में शुक्ल पंचमी के बसंत पंचमी के में मनाया जाता है। रामनवमी देखे तो भगवान राम के जन्मोत्सव के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में के नौमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी निकाली जाती है। होली फागुन माह में पूर्णिमा का यह त्योहार है, बड़ी धूमधाम से रंगों गुलाल के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण माह के पूर्णिमा का यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है अपने रक्षा का वचन लेती है। तीज देखे तो यह व्रत सुहागन महिलाओं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। तीज में जन्माष्टमी देखे तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर यह त्योहार भाद्र मास के अष्टमी को मनाया जाता है। विजयदशमी देखे तो यह आश्विन माह के दशमी तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन रावण पुतला का दहन होता है। दिवाली कार्तिक माह के अमावस्या के त्योहार मनाया। यह भगवान राम द्वारा रावण के वध कर अयोध्या लौटने को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा देखे तो दिवाली के अगले दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन घर में गाय बैल आदि पशुओं की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा। छठ पूजा देखिए तो यह बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। कार्तिक मास के 5वीं एवं छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर जो व्रत रखी महिला होती है वो उपवास रहकर सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती देखे तो सिख के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर शोभा यात्रा निकालकर इसे मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार में है। महावीर जयंती देखे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म स्थान के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बिहार में मेले के बारे में तो हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो सोनपुर की गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बिहार के सोनपुर में। ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बिहार का नाम शायद ही मन में किसी को आता है। क्यों यार, बिहार तो नहीं उत्पन्न होगा, पहले ही उसी को काटो, है ना। ये मन में आता है, क्वेश्चन बना देते हैं, ये तो नहीं होगा। कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा मेला, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। इसी दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। इसी दिन सोनपुर मेला एक मास के लिए प्रारंभ होता है, एक महीना के लिए लगता है सोनपुर का मेला। वैशाली का मेला महावीर की जन्मस्थली चैत्र माह में वैशाली में मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता मैया की जन्मस्थली पर चैत्र माह में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र में देखिए तो शादी विवाह को संगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला, यह मेला प्रतिवर्ष चैठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए युग वर को चुनते हैं। पितृपक्ष मेला देखिए तो प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वज के मोक्ष के लिए फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। मंदार मेला देखिए तो बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार मेला लगता है।
मलमास मेला देखिए तो राजगीर के मलमास माह में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने के लिए आते हैं। चलिए आज बिहार की कला में संस्कृत का भी क्योंकि रिवीजन हो गया, और कल बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, उसके बारे में जुड़े तथ्य, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, उसका क्विक रिवीजन करेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी लेके आएंगे एमसीक्यू में। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, और देखते हैं तो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक नहीं करते, देख कर निकल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।